चलिए शुरुआत करते हैं। आज की अपनी जो प्रश्नावली है 4.2। आपको पता है कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 4 चल रही थी, जिसके अंदर द्विघात समीकरण प्रश्नावली का नाम है, उसके अंदर 4.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रश्नावली 4.2। देखिए क्या चीजें दी हुई, किस प्रकार से दी हुई है। सबसे पहले तो हमें उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो चर्चा के विषय की हम लोग बात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूल क्या होते हैं। मूल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है वो। जैसे आपके सामने मैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी का एक ग्राफ दर्शा रहा हूँ। इसके ऊपर आप लोग संख्या दर्शाए तो इधर जैसे 1 2, ऊपर की तरफ प्लस की, इधर माइनस की, ऐसे आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो आप लोगों का जवाब रहेगा हाँ इसी प्रकार से करते हैं। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं उसके निर्देशांक कितने हैं, तो आप लोग बोलोगे 0,0। यही है, जिसमें पहला हम बोलते हैं कि ये अक्ष का निर्देशांक है। किसका? अक्ष का निर्देशांक। दूसरे को हम बोलते हैं किसका निर्देशांक है? y का निर्देशांक। यही अपने पास इसके अंदर चर्चा होती है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके अंदर आपको y का पद तो नहीं दिया गया, इनके अंदर किसका दिया गया? अक्ष का। तो हम लोग केवल अक्ष की चर्चा करेंगे, इतने की भी नहीं करेंगे। हम लोग केवल चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ इतने की। उसकी चर्चा से हमें कोई मतलब नहीं y के निर्देशांक की। अर्थात मूल का मतलब क्या है? मूल का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर अक्ष का ऐसा क्या मान रखोगे कि 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। एग्जाम्पल में आपके सामने छोटी सी एक चर्चा कर लेता हूं। जैसे पहला मैं आपके साथ अगर चर्चा करूं तो पहला आपके पास सवाल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, इसमें मैं x के बराबर में माइनस का 2 रख दूं। क्या रख दूं? माइनस का 2। तो देखो x स्क्वायर की जगह माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 गुणा माइनस 2 और माइनस 10। किसी भी संख्या है उसकी अगर घात सम है, क्या है? घात सम। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको दे दी -3 की घात 4। कोई भी संख्या है उसकी घात सम है और वह संख्या अपने पास ऋणात्मक दे रखी है। क्या दे रखी है? ऋणात्मक। सरकेस से उदाहरण के लिए आप देख लो, -3 की घात 4 दे रखी है, मतलब वह संख्या ऋणात्मक दे रखी है, उसकी घात सम है। तो उत्तर है वो किस में आएगा? आंसर वो हमेशा धनात्मक में आएगा। अगर कोई संख्या अपने पास ऋणात्मक है, उसकी घात विषम दे रखी है, तो उत्तर अपने पास ऋणात्मक में ही रहेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। आपके सामने मैं चर्चा कर लेता हूं आगे। दूसरी चीज आपको मैंने पहले भी बताया, दोबारा आपके साथ थोड़ा सा डेटा शेयर कर देता हूं। अगर हम लोग प्लस की संख्या है उसको गुणा करते हैं प्लस की संख्या से, तो उत्तर भी बेटा प्लस में ही आएगा। प्लस की संख्या है उसको गुणा करते हैं माइनस की संख्या से, तो उत्तर माइनस में। माइनस की संख्या है इसको गुणा करते हैं प्लस की संख्या में, तो उत्तर माइनस में। माइनस की संख्या है इसको गुणा करते हैं माइनस में, तो उत्तर प्लस में। इतनी सी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर -2 दे रखा है, घात सम दे रखी है, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। अर्थात -2 का स्क्वायर क्या हो गया? +4। -3 -2 माइनस माइनस गुणा होके क्या होते हैं? प्लस। तो प्लस 3 दूणु 6 -10। 4 और 6 कितने होते हैं? 10। और आगे क्या दे रखा? माइनस का 10। उत्तर क्या है? 0। अर्थात इसका एक मूल अपने पास क्या हो गया? -2। अब एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, जितनी घात का
बहुपद या जितनी घात का समीकरण होता है उसके अधिकतम उतने ही मूल होते हैं। मतलब सर, मतलब ये है कि आपके यहाँ पर त्रिघात जो समीकरण उनकी चर्चा नहीं की गई, चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण है, तो दो घातों से मतलब है। अर्थात मान लो मैंने आपको जो समीकरण का टाइप है वो रैखिक दे दिया। क्या दे दिया? रैखिक। मतलब उदाहरण की मैं बात करूं तो आपको मैंने दे दिया x+1, तो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, इसके अधिकतम मूल एक होता है। उत्तर एक नहीं है, अधिकतम मूल की बात कर रहा हूं मैं। अधिकतम मूल इसकी कितनी होती हैं? एक। अच्छा, द्विघात समीकरण है, उसके अधिकतम घात कितनी है? द्विघात। द्विघात का मतलब दो। तो द्विघात समीकरण है, इसके अधिकतम मूल कितने होंगे? दो। त्रिघात के सर, त्रिघात का जैसे स्पष्ट है, कितने होंगे? तीन। आ गई ये चीज आप लोगों को समझ में? चलिए, ये समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपके सामने केवल द्विघात समीकरण की चर्चा की गई है। तो इनके अधिकतम मूल कितने होंगे? अधिकतम मूल इनके अपने पास दो ही रहेंगे। मूल का मतलब क्या है कि क्या मान रखोगे कि ये 0 के बराबर हो जाए। तो इतनी चीजें मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई। अब एक शब्द आता है गुणनखंड विधि। क्या शब्द आता है? गुणनखंड विधि। हमने एक परिभाषा पढ़ी है। एक तो बेटा अपने पास होता है चर, एक तो होता है चर, एक होता है अचर। चर को हम बोलते हैं वेरिएबल। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके सामने जितनी भी ABCD अल्फाबेट दे रखी हैं, ये चर के अंदर आते हैं। जबकि मैं अचर के अंदर बात करूं तो आपके पास जितने भी सारे नंबर्स वगैरह दे रखे हैं, ये अचर के अंदर आते हैं। अचर के लिए मैं बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं? अचर के लिए। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, उन प्राकृत संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, प्राकृत संख्या है उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब उसके अंदर कौन सी संख्याओं में आप लोगों ने विभाजित किया? तो आप लोग बोलोगे सर अभाज्य, टुकड़े किए तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, गुणनफल के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं गुणनखंड। अर्थात अर्थात अपने पास अचर के लिए मैंने आपको समझा दिया। समीकरण की मैं बात करूं तो गुणनखंड विधि क्या होगी कि जो भी आपके पास समीकरण दे रखा है उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। उसको क्या करना? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ये अपने पास होती है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपके सामने द्विघात समीकरण उसका रूप लिखता हूं। रूप क्या होता है आप लोग सिर्फ इसका ध्यान करना। अच्छा, द्विघात समीकरण है, ये मैं लिख रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण का रूप होता है। स्टार्टिंग चैप्टर में मैंने आपको यही चीज बताई। कोई बात नहीं समझ में आई तो देख लेना। उदाहरण मैं लेता हूं, जहां A, B व C ये अपने पास होते हैं गुणांक। क्या होते हैं? गुणांक। और ये चीज बेटा हमने सेकंड जो चैप्टर था ना अपना बहुपद, उसके अंदर भी हमने इसकी बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की। फिर मैंने आपको चौथे चैप्टर के अंदर इसकी चर्चा की है। सारी चीजें मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप कुछ चीजें भूल लेना। और रिवाइज करवाने का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर में पीछे चले जाना, नहीं। जो चीजें अपने काम आएगी उन सबको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगर मैथ की आप लोग क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग कुछ चीजों में सुधार कर लें। एक जगह आकर बैठ जाएं, अपनी किताब ओपन कर लें या रफ कॉपी। मैं जितने सवाल यहाँ पर हल कर रहा हूँ उतने साथ साथ में हल करते जाएं।
चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में अपने पास द्विघात समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर के जो गुणा में कौन है? 1, तो 1 का मान कितना हो गया? 1। एक्स के गुणा में कौन है? -3, तो बी का मान कितना हो गया? -3। सी कितना है? -10। ये होता है इनको निरूपित करने का तरीका। हम लोग आगे डिस्कशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अपने पास एक द्विघात समीकरण दे दी। इसके अगर आप लोगों के गुणनखंड करने हैं तो एक तो आप लोग अपना सकते हो गुणनखंड विधि, एक तो आप लोग क्या अपना सकते हो? गुणनखंड विधि या डिविजिबल मेथड। दूसरा आप लोग अपना सकते हो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, या जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी हम इसको बोलते हैं। दो चीजें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा। श्रीधराचार्य सूत्र उसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा कि सूत्र भी कैसे आया। आपकी बुक में नहीं कि सूत्र कैसे आया, आपको मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि बेटा ये सूत्र इस प्रकार से है। चलिए मैं आपके सामने अब चर्चा कर लेता हूँ। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पूरी द्विघात समीकरण है तो उसमें एक तो एक्स स्क्वायर होगा, एक तो अपने पास एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स होगा, ये इस प्रकार से 3 पद होंगे। आपको किसी को भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ बीच वाले पद को देखना है। बीच वाला कौन सा? जहां पे आपको अक्स दिया हुआ, जहां पे आपको क्या दिया हुआ? अक्स। क्या देखना है सर? इसको क्या दे रखा है? -3x, ये दे रखा है। आपको सिर्फ इसके ही टुकड़े करने हैं, इसके 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े कैसे? अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं और उन टुकड़ों का जो जोड़ है वो जोड़ मेरे पास में आना चाहिए -3x। दूसरा, मैं उन टुकड़ों का गुणनफल करता हूं। गुणनफल वाली बात मैं थोड़ी सी देर बाद में चर्चा करता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं जोड़। सर कैसे? जैसे मैंने आपको दे दिया -3x, तो आप लोग बोलोगे सर इसके टुकड़े तो हम ये कर सकते हैं, माइनस का 1x और माइनस का 2x योग -3x आ गया। एक हम सर इसके टुकड़े कर सकते हैं, जैसे प्लस का 6x, नहीं माइनस का 6x और प्लस का 3x जोड़ेंगे तो -3x ही बचेगा। कितने भी कर सकते हैं, कर सकते हो आप लोग आराम से। हाँ, ये टुकड़े तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग जो भी टुकड़े करो उनका जब आप लोग गुणनफल करो, क्या करो? गुणनफल, तो वो गुणनफल आपके पास किसके बराबर होना चाहिए उसकी मैं बात कर लेता हूं। पहला पद उठाओ, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। लास्ट सी का पद उठाओ, क्या दे रखा? माइनस का 10। दोनों को गुणा करो, क्या आ रहा है? -10x स्क्वायर। यही आ रहा है ना पहला और तीसरे पद का गुणनफल। जो आप टुकड़े करो उनका गुणनफल कितना आना चाहिए? -10x स्क्वायर। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास द्विघात समीकरण दे रखा है, उस द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं। एक जैसे एक्स स्क्वायर, एक -3x, एक -10। बीच वाला पद उठाना है, जहां पर का हो एक्स हो, उठा लिया। क्या है? -3x। अब इस -3x के टुकड़े करने हैं 2, उन टुकड़ों को जोड़ो, तब आपके पास क्या आना चाहिए? -3x। अब आप लोग तो कुछ भी टुकड़े कर सकते हो, माइनस का 1x, -2x, -6x + 3x आपने कर दिया। नेक्स्ट जैसे
और क्या कर सकते हो, और आप लोगों ने जैसे कर दिया 0x -3x, आपकी मर्जी कुछ कर सकते हो। तो आपकी मर्जी से आपने जो टुकड़े किए वो काम में नहीं लेने। उन टुकड़ों के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि उन टुकड़ों का जब आप लोग गुणनफल करो, एग्जाम्पल जैसे मैं 0 को -3x के साथ गुणा करूं तो वो कितना आना चाहिए, -10x² आना चाहिए। सर -10x² क्यों, पहला पद है ना x² वाला, इसको गुणा कर दो c वाले पद के साथ में, कैसे, x² -10, तो उन टुकड़ों को आप गुणा करो तो आपके पास मान -10x² आना चाहिए। अब कैसे करोगे, अब सर अपने पास ऑप्शन एक और बचता है, एक टुकड़ा हम लोग अगर इनका ये कर लें -5x और +2x, -5x और +2x कितने होते हैं सर, -3x बचते हैं, गुणा करो -5x और 2x, 5 दूनी 10, किसका, माइनस का, x और x गुणा होंगे तो x² आ रहा अपना सेम। तो दोनों टुकड़े में क्या लेने हैं, माइनस का 5x और प्लस का 2x। इन सबको मैं मिटा दूंगा, अगले पेज पे यूज करें। अब अपने पास समीकरण क्या थी, x² -3x -10 बराबर 0। x² -3x की जगह हमने जो टुकड़े लिए वो लिखने क्या, -5x और +2x, तो ये लो +तो 2x -5x -10 बराबर 0। पहले कितने पद थे सर, 3, कौन कौन से, x² -3x -10, अब कितने हो गए 4, x² 2x 5x 10, ये हो गए। दो के फिर आपको जोड़े बनाने, पहले पद के जोड़े दूसरे पद के जोड़े। पहला पद इसमें बाहर क्या आ रहा है, इधर x² इधर 2x है, मतलब यहां से मैं x बाहर ले सकता हूं, x निकाल लिया तो यहां क्या बचा x, और इसमें से भी x निकाल लिया तो क्या बचा 2, जो चीज सेम होती है वो बाहर आ जाती है। फिर दोनों में माइनस है तो दोनों का मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, तो दोनों संख्या किसकी हो गई, प्लस की। अच्छा, माइनस मैंने बाहर लिया है तो माइनस के साथ में जब मैं -5 के अंदर -5 का भाग दे सकता हूं क्या, आप लोग बोलोगे हाँ सर दे सकते हो। क्या -10 में भी -5 का भाग जा रहा, हाँ सर जा रहा है। -5 में -5 का भाग दूंगा, क्या बच गया x, -5 में -10 का भाग दूंगा, क्या बच गया 2 बराबर 0। अब जो कोष्टक के बाहर है वो एक तरफ ले लो, कोष्टक के अंदर है वो एक तरफ। जब आप लोगों का जो मान x+2 x+2 दोनों कोष्टक के अंदर जो मान है वो दोनों अगर आपके सेम, या इनको हम बोल सकते हैं इक्वल, या ये जो अगर वैल्यू आ जाती है तब आपने जो गुणनखंड किए हैं वो सही है। अर्थात कोष्टक के बाहर क्या मान है, एक तो सर x है, एक -5 बाहर ले लो, अंदर वाला एक उठा लो x+2, ये लो इनके दो मूल आ गए। ये इतनी बात या इतनी चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई। ये चीजें मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। देखो, दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। जोड़ कितना, जो आपके पास पद कौन सा लोगे सर, पद हम लेंगे बीच वाला, क्या आएगा 1x
अब ऐसी दो संख्या लो, उनका जोड़ करो तो आपके पास आना चाहिए 1x, और गुणा करो तब क्या आना चाहिए, पहला पद क्या है 2x², तीसरा पद माइनस का 6, गुणा करोगे तो -12x², तो गुणा करो तो वो संख्या आनी चाहिए -12x², और जोड़ करो तब आपके पास आना चाहिए 1x। अच्छा, यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, प्लस का तो 4x ले लें और माइनस का 3x, 4×3 कितना होता है 12, यही होता है। अच्छा, 4x गुणा माइनस का 3x, 4×3 12, किसका माइनस का, और अक्स को अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर हो गए ना ये टुकड़े। ये मैच हो रहा है तो अपने पास इन टुकड़ों का हम लोग यूज कर लेंगे, और फिर आगे वाला क्वेश्चन आपको ऐसे कंप्लीट करना है। आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, मैं इतना सोच रहा हूँ कि आपके लिए ज्यादा हो गया तो फिर आप लोग कल मैथ में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। तो इतना करने के बाद आपको केवल घर के लिए मैंने HW दिया है, जो पहले का जो दूसरा सवाल है ये आपके लिए HW के रूप में। नेक्स्ट और कर लेते हैं। अंडर रूट वाला मैं भी आपको नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन और समझ में आएंगे, उसके बाद मैं अंडर रूट वाला करूंगा। ये मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ूंगा, ये मैं आपके लिए क्या छोड़ूंगा, पेंडिंग। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर मैं कंटिन्यू कराऊंगा समझ में नहीं आया, पहले आपको मैं गुणनखंड में परफेक्ट बनाऊंगा, उसके बाद में आगे की चर्चा करूंगा। क्यों? टाइम लग सकता है उसमें, कोई समस्या नहीं, लेकिन चीजें सारी समझ में आनी चाहिए। तो आज मैंने आपको सिर्फ पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है यही HW के लिए दिया है। आगे आप लोग करना चाहो तो और कोशिश भी इसकी कर सकते हो। जो चौथा क्वेश्चन है इसकी, पांचवा क्वेश्चन है इसकी आप लोग HW के रूप में कोशिश कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चर्चा कर लेंगे आगे के जो अपना भी टॉपिक, जो ये चीज़ें रहेंगी इनकी